नमस्कार दोस्तों, स्केल अप की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कई बार कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिस पे काम करने के लिए एक तरह से आप पैदा हुए होते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा द आइडियाज़ यू वर बॉर्न टू डू, मतलब ऐसे आइडियाज़ जिसको करने के लिए एक्चुअली आप पैदा हुए हैं, वो आपका एक तरह से पर्पज़ है इस दुनिया में आने का। तो आइए शुरू करते हैं। 20 साल सैली क्रॉफील्ड ने वॉल स्ट्रीट पे बिताए, मतलब शेयर मार्केट में। लेकिन उसके बावजूद सैली को लगता था कि कोई चीज़ है ऐसी जो मिस हो रही है, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो वो पकड़ नहीं पा रही है और अभी भी कोई ऐसा काम है जिसको करने के लिए वो पैदा हुई हैं, बट अभी तक उन्होंने उसको किया नहीं है। सैली एक एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मतलब वो लोगों को हेल्प करती हैं सही इन्वेस्टमेंट करने में वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट में। वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ देखी जिसको उन्होंने टर्म दिया जेंडर इन्वेस्टिंग गैप। हमने जेंडर पे गैप के बारे में सुना था, मतलब कि जब आप ऑफिसेस में देखते हैं तो जनरली फीमेल्स की सैलरी, लेडीज़ की सैलरी जेंट्स से कम होती है। मतलब अगर वही काम के लिए, उसी रोल के लिए और उसी वर्क के लिए कोई मेल होता है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, और अगर फीमेल होती है तो उसको कम सैलरी ऑफर होती है। इसको बोलते हैं हम जेंडर पे गैप, मतलब फीमेल होने की वजह से स्पेशली आपको कम पे किया जा रहा है। लेकिन सैली ने देखा कि इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में है एक जेंडर इन्वेस्टिंग गैप, मतलब मेल्स ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट में, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ज़्यादा रिस्क खेलते हैं। लेडीज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती। ये बड़ा गैप सैली ने नोट किया। सैली को इसमें एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका भी दिखाई दिया। सैली के हिसाब से एक एवरेज अमेरिकन लेडी जो $85,000 कमाती है साल में, वो 71% अपना पैसा कमाया हुआ कैश के फॉर्म में रखती है, उसको इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, उसको नहीं पता है, इन्वेस्ट करने में वो डरती है। और इसकी वजह से एक लाइफ टाइम में देखें तो वो $1 मिलियन कमा सकती है, जो कि वो अपॉर्चुनिटी या वो मौका खो देती है क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं करती है लेडी। सैली ने नोट किया ये जो औरतें हैं ये अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि वो बचा के रखती हैं। उनके मन में रहता है अगर मैं अपना बिजनेस चालू करूँगी तो मैं उसके लिए मेरे पास कैश होना चाहिए। उन लेडीज़ को लगता है किसी दिन अचानक से मैं अगर अपनी जॉब मुझे हेट कर रही हूँ, मैं मुझे नहीं पसंद आ रही, मुझे छोड़नी है, मुझे उसके लिए पैसा बचा के रखना है। या फिर उनको लगता है कि अगर मुझे अपने सपनों का घर खरीदना है उसके लिए मुझे पैसा बचा के रखना है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गैप है कि वो अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, जो जेंट्स हैं, उनसे कम इन्वेस्टमेंट करती हैं स्टॉक मार्केट में। और यहाँ पे एक ऐसा गैप है जिसको वॉल स्ट्रीट देखना भी नहीं चाहता। इनफैक्ट इस पे वॉल स्ट्रीट वालों का ध्यान भी नहीं है, कोई इसको क्लोज भी नहीं करना चाहता, इस गैप को बंद भी नहीं करना चाहता कि लेडीज़ के लिए कोई काम करे, उनको समझाए या कोई एक अपॉर्चुनिटी दे कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो वॉल स्ट्रीट में। सैली को यहाँ पे एक गैप के साथ साथ एक मौका भी दिखाई दिया। सैली ने अपने करियर की शुरुआत करी थी, सैलोमन ब्रदर्स नाम की एक कंपनी थी जो जिसके ऊपर बाद में एक मूवी भी बनी थी, लायर्स पोकर। बड़ी फेमस हो गई थी वो कंपनी इस मूवी की वजह से। आप ये मान के चलिए वहाँ पे इतना जंगली टाइप का बिहेवियर था। अगर फ्रैट पार्टी की बात करें, फ्रैट पार्टी मतलब फ्रेटर्निटी पार्टी, मतलब कॉलेजेस में लड़के क्या करते हैं, जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वो अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, फ्रैट पार्टी, और फिर पार्टी करते हैं। वो कॉमन इंटरेस्ट वाले लड़के एक दूसरे से एक मिलने जुलने का तरीका है, नेटवर्किंग करने का कॉलेज से ही शुरू हो जाता है यूएस में। इंडिया में ये कल्चर नहीं है। तो फ्रैट पार्टी अगर आप माने कि कोई फ्रैट पार्टी होती है तो उसमें भी जो सबसे जंगली पना होता है, एनिमल हाउस, जहाँ पे सब जानवर की तरह बिहेव करने लगते हैं, वो एनिमल हाउस जैसा माहौल था सैलोमन ब्रदर्स वाली कंपनी में। सैली आज भी याद करके कहती हैं कि ये ऐसा ही माहौल था जिसको आप कहते हो कि एकदम टॉक्सिक मतलब गंदा सा, बहुत ख़राब मेल कल्चर, जहाँ पे मेल्स डोमिनेट करते हैं और सब माहौल ख़राब करके रखते हैं। ऐसा वाला माहौल था जहाँ पे सैली ने अपने करियर की शुरुआत करी थी। सैली पुरानी चीज़ें याद करके बताती हैं कि मेल कल्चर तो था और साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी था। मतलब क्या करते थे जेंट्स या उनके साथ में काम करने वाले लोग, चूँकि वो फीमेल थी और अभी नया नया जॉब स्टार्ट किया था, वो गंदी गंदी फ़ोटोज़ जो हैं खींच के उनकी सुबह जब वो आती थी अपनी डेस्क पे, उनकी डेस्क पे छोड़ के चले जाते थे। और चार्ल्सटन एक जगह से सैली आई थी जो कि बहुत कॉन्जर्वेटिव सी जगह थी, बहुत रूढ़िवादी टाइप की, तो उनके लिए तो वो हॉरिफाइंग होता था उसको देख के, उनको मतलब बहुत ख़राब लगता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट
क्या कर सकते हैं, यही सैली बताने की कोशिश कर रही थी कि उस कंपनी में बहुत ही टॉक्सिक टाइप का और जैसे मेल्स एक माहौल बना देते हैं जहाँ लेडीज़ काम ही नहीं कर सकती, इस तरह का एटमॉस्फेयर था। सैली कहती हैं कि ऐसा लगता था मुझे जैसे कि ये जितने मेरे मेल काउंटर पार्ट्स हैं या साथ में काम करने वाले मेल लोग हैं, ये लोग मुझे वहाँ से भगाना चाहते थे जस्ट मज़े के लिए, उनके लिए खेल था कि ये कहीं से किसी तरह से यहाँ से छोड़ के जाए। सैलोमॉन में भी सैली ने कुछ दिन टिक के काम किया, उन्होंने अपनी ग्राउंडिंग ली वहाँ पे। उसके बाद फिर वो एक दूसरी कंपनी में गई जिसका नाम था बर्नस्टीन। वहाँ पे वो रिपोर्ट लिखा करती थी, इन्वेस्टर रिपोर्ट, ये उनकी सेकंड जॉब थी। बर्नस्टीन जो कंपनी थी जिसमें सैली ने अपनी सेकंड जॉब ली, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, मतलब लोगों का पैसा लेके उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो मैनेज करती थी। यहाँ पे इन्वेस्टर रिपोर्ट लिखती थी, कौन कौन सी जगह हमारी कंपनी जो है इन्वेस्ट करे, बर्नस्टीन कहाँ का इन्वेस्ट करे और कहाँ का नहीं। इस कंपनी में जब पहली रिपोर्ट सैली ने लिखी थी वो एक नेगेटिव रिपोर्ट थी कि उनको एक प्रोजेक्ट मिला, आपको बताना है कि बर्नस्टीन को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और सैली ने नेगेटिव दिया कि नहीं, इस कंपनी में हमारी कंपनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी थी दूसरी जिसमें बर्नस्टीन सोच रही थी कि उसे इन्वेस्ट करना होगा, वो जो दूसरी कंपनी थी वो सब प्राइम लोन्स देती थी। सब प्राइम लोन्स मतलब जो इसका बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए 2009 में हाउसिंग लोन की तरह जो बबल बर्स्ट हुआ था पूरे यूएस में और इतना रिसेशन आया था, वो सब प्राइम लोन्स उसका मेन कारण था। मतलब आपने बिना किसी कोलेटरल के हाउसिंग लोन दे दिया, मतलब आपके पास रखने के लिए गिरवी कुछ नहीं है और लोगों को हाउसिंग लोन बांटती चली गई थी वहाँ की बैंक्स। इसी चक्कर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। तो सैली के हिसाब से वो जो कंपनी थी जिसको बर्नस्टीन लोन देना चाहती थी या उसमें इन्वेस्ट करना चाहती थी, सैली के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, नेगेटिव था। सैली की कंपनी में बर्नस्टीन में बहुत सारे लोगों ने उसे मना किया कि तुम ये रिपोर्ट पब्लिश मत करो, लेकिन फिर भी सैली ने अपनी इंटेलेक्ट से, सोच से आगे बढ़ के उस रिपोर्ट को पब्लिश किया और बाद में उनकी रिपोर्ट सही साबित हुई। तो धीरे धीरे सैली के जो स्टार्स हैं वो चमकने लगे, अब वो नज़र में आने लगी कि अब वो अच्छा काम कर रही हैं। 5 साल बाद सैली सीईओ बन गई और उस टाइम उन्होंने फिर से एक स्टेटस को था, मतलब कुछ चीज़ें जो करी जाती थी स्टेटस के हिसाब से उसको फिर से चैलेंज किया। मतलब अब उन्होंने एक और स्टेप लिया जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल या नॉर्मल तरीके से लोग नहीं लेते थे। उस समय मार्केट में ऐसा प्रचलन था कि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते थे, मतलब वो बताते हैं सारे नंबर्स देख के क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिसर्च करते हैं वो लोग, तो वो लोग एक साथ 2 क्लाइंट्स को डील करते थे। ये कॉमन प्रैक्टिस थी वॉल स्ट्रीट की या उस टाइम जो शेयर मार्केट था। सैली को लगा कि ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी वो इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो एक क्लाइंट को एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस देगी, फिर दूसरे क्लाइंट को उसी एडवाइस को अपोजिट करके दे देगी। तो सैली के हिसाब से 2 क्लाइंट्स को एक साथ आपको डील नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस थी और सैली को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो एक ट्रेंड चल रहा था उसके अगेंस्ट सैली खड़ी हुई। सैली जिस फर्म के लिए सीईओ थी, काम कर रही थी, सैली को लगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस है इससे हमको बाहर निकलना होगा। इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जो है वो उनकी कंपनी जो है वो एक तरह से लॉस कर गई, लेकिन सैली अपने डिसीजन पे अड़ी रही। उनके हिसाब से ये गलत था। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से उन्होंने अपनी उस कंपनी को पूरा विड्रॉ कर लिया कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करेंगे ही नहीं। सैली ने जो डिसीजन लिया इसकी टाइमिंग बहुत सही थी, क्योंकि बर्नस्टीन पे अब सैली सीईओ बन गई थी और उसके बाद पूरा नैस्डैक जो है वो जो उनका स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो गया, .com बबल बस्ट हो गया। लेकिन बहुत सारी कंपनियों पे सवाल उठा। बर्नस्टीन एक ऐसी कंपनी थी जो कि एक साथ 2 क्लाइंट्स में डील नहीं करती थी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थी नहीं। ये फिर से पॉजिटिव हो गया बर्नस्टीन के लिए। अब चूंकि बर्नस्टीन के जो हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था कि एक चीज़ एक फर्म के लिए सही है तो वो दूसरी फर्म के लिए गलत है। फॉर्च्यून मैगजीन में इसकी वजह से सैली का नाम आया और उनके नाम के आगे टाइटल लगा लास्ट ऑनेस्ट एनालिस्ट, मतलब ऐसा एनालिस्ट तो अभी भी सच्चे तरीके से काम करने को तैयार है। इससे सैली का पॉइंट्स जो हैं मार्केट में उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। फॉर्च्यून मैगजीन में सैली को द लास्ट ऑनेस्ट एनालिस्ट का खिताब मिला। इसकी वजह से उनको एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्मिथ बार्ने, बहुत बड़ा बैंक है वॉल स्ट्रीट पे, बिगेस्ट बैंक, वहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन मिली। यहाँ पे आके सैली ने फिर कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो कि नॉर्मल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता था, खिलाफ जाता था, और अब की बार उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। सैली को लगा कि जो बैंक
अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता था, अगर बैंक ने उन्हें गलत सलाह दी है तो बैंक को उन्हें कोई कंपनसेशन देना चाहिए, लेकिन उस बैंक के जो सीईओ था स्मिथ बार्नी का, उससे एग्री नहीं कर रहा था। उसके हिसाब से हम कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। सीईओ ने तो अब सैली को निकाल ही दिया। साथ साथ अब की बार फिर से फॉर्च्यून मैगजीन में सैली को कवर किया और इस बार नाम पे लिखा था कि जो लास्ट ऑनेस्ट एनालिस्ट थी उनको दरवाज़ा दिखा दिया गया, उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो इस बार जॉब तो गई, साथ ही साथ उनका नाम मैगजीन में इस तरीके से आया। इसके साथ साथ एक खुशखबरी भी हुई। अब सैली के पास टाइम आ गया। जो चीज़ वो सोचा करती थी कि जो जेंडर इन्वेस्टिंग गैप है, अब उनके पास उस आइडिया पे काम करने के लिए समय हो गया, क्योंकि अब वो फिर से खाली हो गई थी, उनकी जॉब चली गई। अब उनके पास टाइम था इस चीज़ पे सोचने के लिए। सैली कहती हैं कि मेरे अंदर एक आग थी कि मुझे ये जो गलत चीज़ हो रही है वॉल स्ट्रीट पे, इसको ठीक करना है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो गड़बड़ है, इसको सही करना है। और उनको लगता था मेरे अंदर एक आग जल रही है, मैं इस दुनिया से जा ही नहीं सकती जब तक मैं इस गलत चीज़ को ठीक ना कर लूँ। मैं लेडीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए और मोटिवेट करूँगी, या फिर मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि फ़ीमेल्स जो हैं वॉल स्ट्रीट में आएँ, अपना पैसा इन्वेस्ट करें, $1 मिलियन जो कमा सकती हैं उसको वो कमाएँ। तो सैली ये जो जेंडर इन्वेस्टिंग गैप है, इसको भरना चाहती थी। सैली के हिसाब से लेडीज़ जो हैं वो $7 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कंट्रोल करती थी, और वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेती हैं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी लाइफ में। तो सैली के हिसाब से यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे वो, उनको लगता था कि वो फीमेल्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक मौका ला सकती हैं, अपॉर्चुनिटी ला सकती हैं, उनको सर्विसेज दे सकती हैं, जिससे कि वो जो भी पैसा है $7 ट्रिलियन का जो एक एसेट लेडीज़ ने कंट्रोल कर रखा है, और उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है किसी ना किसी टाइम पे, तो उनको लग रहा था कि ये गैप को मुझे किसी तरह से फिल करना है। लेकिन हर कोई सैली की बात से एग्री नहीं करता था। वॉल स्ट्रीट पे सैली ने अभी तक ये मिसोजनी का मतलब एक तरह से डिफ्रेंसिएशन, जहाँ लेडीज़ को हैरेस किया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि तुम इन्फीरियर हो मेल्स के, उनके खिलाफ मेल्स जो हैं वो खड़े रहते हैं। तो एक मिसोजनी सैली ने पूरी उम्र खुद भी झेली थी वॉल स्ट्रीट में काम करते समय। उसके बावजूद जो रिएक्शंस उनको मिले, उससे सैली एकदम शॉक्ड हो गई। क्यों? क्योंकि जब वो लोगों से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस मौके के बारे में बात करती थी, तो लोग कहते थे क्यों लेडीज़ को क्यों ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की, क्या उनके हस्बैंड्स उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? जबकि सैली ने ये देखा कि 90% फीमेल्स का टाइम आता है लाइफ में कभी ना कभी जब उन्हें खुद इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने पड़ते हैं। फिर भी लोगों को लगता था कि उनके हस्बैंड्स नहीं करते उनके लिए इन्वेस्टमेंट, उनको क्या ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की फीमेल्स को, या क्यों सोचने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। अभी तक भी सैली ने ये नहीं सोचा था कि उनको खुद की कोई कंपनी शुरू करनी पड़ेगी, स्टार्टअप। वो सोचती थी कोई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो उनके इस आइडिया को लेकर इस पे काम कर सकती है। लेकिन जो भी रिस्पॉन्स सैली को मिले, उससे उनको ये क्लियर हो गया कि कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो उनको लगा ठीक है, अगर ये काम होना ही है तो इसको अब मैं ही करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अब कोई नई कंपनी स्टार्ट क्यों ना करनी पड़े। वॉल स्ट्रीट ने सैली को सिखा दिया था कि किस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे सैली को एक विजन आ गई थी, उनको एक समझ आ गई थी, एक इंसाइट मिल गई थी कि कैसे चीज़ों को अलग तरीके से करना है मुझे। अब सैली ने जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट थे, जो आप पैसा लगा सकते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट थे, उन सबसे अलग हटके एक नई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का प्लान किया, और इस प्रोडक्ट का नाम दिया उन्होंने एलिवेस्ट, मतलब एलिवेस्ट, जिसमें फीमेल्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगी, अब अपना पैसा लगाएंगी। एलिवेस्ट क्या था? एलिवेस्ट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म था जो फीमेल ने डिज़ाइन किया था, एक औरत ने डिज़ाइन किया था उन सारी औरतों के लिए जो कभी भी किसी भी समय कहीं भी हों, लेकिन उनको ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से दूर रखा गया या उनको मौका नहीं मिला। तो ये प्रोडक्ट एलिवेस्ट था, वो लेडीज़ के द्वारा बनाया गया था, लेडीज़ के लिए स्पेशली मार्केट किया जाना था, और ये टारगेट करता था हर उस औरत को जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरह से निगलेक्ट कर दिया गया है, जिसके बारे में सोचा ही नहीं गया कि वो कभी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ऐसी औरत जो अपने ज़िंदगी के हर एरिया में कॉन्फिडेंट है, सिवाय एक के, जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है स्टॉक मार्केट में, तो उसको नहीं पता है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए एलिवेस्ट कंपनी सैली ने बनाई, हर उस लेडी के लिए जो इन्वेस्ट करने से डरती है क्योंकि वो उसके बारे में जानती नहीं है। आज हमने पढ़ा कि एक ऐसा आइडिया जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जो आपको करना ही है। एलिवेस्ट सैली का एक ऐसा आइडिया था जिसको करने के लिए एक्चुअली उन्होंने जन्म लिया था। उनको लगता था वो ये मर नहीं सकती जब तक कि वो इस आइडिया पे काम नहीं कर सकती। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल। थैंक यू सो मच।
है।